SM मूवी एक्सप्लेन में हमारी आज की फिल्म है द मार्शियन। फिल्म के शुरू में नासा के चंद एस्ट्रोनॉट्स मरीख की सतह पर दिखाए जाते हैं। ये लोग वहाँ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मिट्टी के सैंपल जमा कर रहे होते हैं कि अचानक इन्हें ज़मीन से एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उन्हें अपना ये मिशन छोड़ना होगा, क्योंकि मरीख की सतह पर बहुत ज़बरदस्त तूफान आने वाला है। उन्हें फौरी तौर पर अपने स्पेसशिप की तरफ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन मिलते ही तमाम एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि उनमें से मार्क नामी एक एस्ट्रोनॉट किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और मरीख के तूफान में कहीं खो जाते हैं। उनकी कमांडर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नज़र नहीं आते। तमाम एस्ट्रोनॉट्स मार्क से रब्ता करने में भी नाकाम हो जाते हैं। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उनको नहीं मिलता। इसलिए वो अब समझते हैं कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो ज़मीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब मरीख पर तूफान ख़त्म हो जाता है तो दिखाया जाता है कि मार्क अभी जिंदा होता है और उसके पेट में एक रॉड लगा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो जैसे तैसे करके अपने कैंप में पहुंचता है और अपने जिस्म से वो रॉड निकालता है। मार्क अब वहाँ से किसी से भी रब्ता नहीं कर सकता, क्योंकि उनके राब्ते के तमाम किस्म के हालात तूफान में तबाह बर्बाद हो जाते हैं और मार्क अब यहाँ अकेला फंस जाता है, जबकि उसके साथी समझ रहे होते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मार्क ये भी जानता है कि अब उसे यहाँ से निकलने के लिए 4 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहाँ पहुँचना है। लेकिन बॉटनी जानता है कि वो 4 सालों तक इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना खाना नहीं होता कि वो 4 साल तक जिंदा रह सके और अब इसे किसी भी तरह से अपने लिए खाने का बंदोबस्त करना होगा। इसीलिए वो यहाँ मार्स पर खेती करने का फैसला करता है। उसके पास आलू होते हैं और वो आलू यहाँ पर उगाना चाहता है। आलू उगाने के लिए उसे मिट्टी के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत होती है और मरीख पर पानी बिल्कुल भी नहीं होता। लकीली मार्क एक बॉटनिस्ट होता है और वो पानी बनाने के मेथड से भी वाकिफ़ होता है। सो वो खेती करने की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक जगह मिट्टी का एक ढेर लगाता है, फिर वो उसमें आलू दबा देता है। अब उसे पानी की ज़रूरत होती है और वो पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसको जलाता है। लेकिन जैसे ही वो ये एक्सपेरिमेंट करता है तो फ़ौरन से ब्लास्ट हो जाता है और इसकी वजह इसकी मिसकैलकुलेशन होती है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन खुद खारिज कर रहा होता है उसको कैलकुलेट नहीं करता। लेकिन अपनी सेकंड कोशिश में वो पानी बनाने में कामयाब हो जाता है और उसकी मिट्टी को जितने पानी की ज़रूरत होती है इतना पानी वो तैयार कर लेता है। कुछ दिनों बाद आलू का एक छोटा सा पौधा ज़मीन से बाहर नमूदार होता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ ज़मीन में ये ऐलान कर दिया जाता है कि बॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। पर नेक्स्ट डे जब उनकी एक ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर्स देख रही होती है तो वो वहाँ भी मौजूद उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया हुआ देखती है। दरअसल ये सोलर पैनल होते हैं जो कि मार्क एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और वो सब समझ जाते हैं कि मार्क मार्स पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका एक सीनियर कहता है कि हम ये बात तो जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम उसके पास पहुँचेंगे वो भूख से मर चुका होगा। और उसकी ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़मीन से मरीख तक जाने के लिए उन्हें कई महीने लग सकते हैं और बॉटनी के पास इतना खाना नहीं है कि वो इतना अरसा तक ज़िंदा रह सके। मार्क को मरीख पर अब 70 दिन हो चुके होते हैं। वो अंदाज़ा लगाता है कि नासा का अगला स्पेसशिप जो मार्स पर उतरेगा वो 4 साल बाद उतरेगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और तब तक उसे वहाँ पहुँचना होगा और वहाँ पहुँचने के लिए उसे तकरीबन 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी होती है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती। उसके सोलर प्लेट्स को चार्ज करने की ज़रूरत होती है। नासा में लोग मार्क तक खाना और पानी पहुंचाने का इंतज़ाम करते हैं और वो हिसाब लगाते हैं कि ये खाना मार्क तक तकरीबन 1 साल के अरसे में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ मरीख पर मार्क के आलू की फसल तकरीबन अब तैयार हो चुकी होती है। उसने 400 आलू के पौधे उगाए होते हैं। अब वो आलू निकालता है और इनमें से छोटे आलूओं को दोबारा ज़मीन में लगा देता है। लेकिन इसके बावजूद मार्क परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है वो कितने ही आलू उगा ले, लेकिन ये इसके लिए काफ़ी नहीं होंगे। आखिर कब तक वो इन पर गुजारा करेगा।
इसका नासा से रब्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो वहाँ से एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ उसे एक पाथ फाइंडर मिलता है जो कि खराब होता है। ये बहुत पुराना सिस्टम होता है और ये मार्स से सिर्फ फ़ोटो क्लिक करके ही भेज सकता है। इसलिए मार्क कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है। दरमियान वाले बोर्ड में उसने लिखा होता है कि आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं। लेफ़्ट वाले में उसने येस लिखा होता है और राइट वाले में नो लिखा होता है। और नासा की टीम नीचे से उस पाथ फाइंडर के कैमरे का मुंह यस की तरफ कर देते हैं। मार्क समझ जाता है कि ये लोग इसे देख सकते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। मार्क उनसे रब्ता करने के लिए कोड वर्ड यूज़ करता है। अब वो लोग मैसेज के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नासा उसे मैसेज भेजता है कि तुम्हारे लिए यहाँ ज़मीन से खाना और कुछ ज़रूरी सामान भिजवा रहे हैं। मार्क को ये भी पता चलता है कि अभी तक उसकी टीम मेंबर को ये नहीं बताया गया कि वो भी जिंदा है और उसके साथी अभी भी हला में है और ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। अब नासा वाले उसके बाकी साथियों को बता देते हैं कि मार्क अभी जिंदा है। इससे उसके साथियों को खुशी होती है, लेकिन साथ ही साथ वो उदास भी हो जाते हैं कि वो इसे वहाँ पे अकेला छोड़ आए हैं और अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जिस जगह पर मार्क ने आलू उगाए होते हैं वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आलू की सारी फसल खराब हो जाती है और अब वो वहाँ दोबारा आलू की फसल उगा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास आलू लगाने के लिए जो सारा सिस्टम मौजूद था वो अब बिल्कुल तबाह हो जाता है। वो हिसाब लगाता है कि उसके पास जो आलू बच गए हैं उनसे वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि ज़मीन से उसके लिए खाना आता। इसीलिए नासा उसे मैसेज भेजती है कि तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा, ताकि जब तक उसके पास खाना और मदद पहुंच सके वो जिंदा रह सके। मार्क ऐसा ही करता है। नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी कर रही होती है, जिसमें उसके लिए खाना और कुछ ज़रूरी सामान होता है। ज़्यादा देर हो जाने की वजह से वो लोग बगैर टेस्ट किए रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और इसमें मौजूद सारा का सारा सामान और खाना वेस्ट हो जाता है और इस बात से सब के सब लोग मायूस हो जाते हैं कि अब वो बॉटनी को नहीं बचा पाएंगे। और जब मार्क को पता चलता है कि लॉन्च नाकाम हो गया तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो नासा को मैसेज भेजता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरे वालिदैन तक मेरा ये मैसेज पहुंचा देना। मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें फिर भी नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं मर भी गया तो मुझे फ़ख्र होगा, क्योंकि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैं मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ नासा अब चाइना की मदद लेता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। अब चाइना की मदद से नासा 28 दिनों में दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। यहाँ पे एक रिच नामी लड़का होता है। वो नासा की टीम को मार्क को बचाने का एक तरीका बताता है। वो स्पेसशिप जिसमें मार्क के दूसरे साथी ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, अगर उसका रुख दोबारा मरीख की तरफ कर दिया जाए तो इस तरीके से मार्क को बचाया जा सकता है। रिच ये भी बताता है कि जब उनका स्पेसशिप मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें उस पर उतरना नहीं है। अगर वो वहां लैंड करते हैं तो उनका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और फिर वो कभी भी ज़मीन पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि पहले से मरीख पर मौजूद है, उसके ज़रिए मार्क को मरीख के ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के दूसरे साथी पकड़ लेंगे। पर ये सब इतना आसान नहीं होता। ये काम बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इससे दूसरे साथियों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए नासा ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ मार्क उस मिशन को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो मरीख पर आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह जाता है। नासा के इनकार पर रिच किसी तरीके से बॉटनी को बचाने का पूरा प्लान उसके बाकी तमाम 4 साथियों तक पहुंचा देता है। नासा वाले जब स्पेसशिप का रुख ज़मीन की बजाय दोबारा मरीख की तरफ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग अब मार्क को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो वो उन तक ज़रूरत का सामान पहुंचा देते हैं और इस काम में चाइना उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ मार्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकल सकेगा। उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका वज़न कम करने के लिए मार्क इसके बहुत से पार्ट्स को उतार कर फेंक देता है। उसे तकरीबन 5000 किलो वज़न कम करना पड़ता है और इसी सूरत में ही वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ज़रिए मार्स के ऑर्बिट के ऊपर पहुंच सकता है। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर होती है। अब मार्क इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठ जाता है और हला की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। उसके साथी उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, इस वजह से बॉटनी उसके अंदर बेहोश हो जाता है
और उसका राब्ता अपने साथियों से नहीं हो पाता। लेकिन कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है और उसे होश में देखकर नासा वाले खुश हो जाते हैं। दूसरा मसला इसमें ये होता है कि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता। मार्क कहता है कि वो अपने स्पेस सूट में एक सुराख करेगा। इसकी वजह से जो हवा निकलेगी उसकी मदद से वो अपनी सिमत उनकी तरफ कर लेगा। उसके साथियों से ऐसा करने से मना करते हैं। वो अपनी स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ा देते हैं जिससे उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है। अब उन्हें मार्क अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि स्पेसशिप की एक फीमेल कमांडर एक चेयर पर बैठकर बॉटनी की तरफ आती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो छोटी पड़ जाती है और बॉटनी तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर मार्क अपने स्पेस सूट में सुराख करता है और अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और किसी तरह से उस फीमेल कमांडर की तरफ चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, किसी चीज़ के टकराने की वजह से उसका हाथ उस फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है। लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है, मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह वो मार्क को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और उसकी जान बच जाती है। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिर वो ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। मार्क अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स का हेड बन जाता है, जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में कैसे सरवाइव हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है।